गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञान वैविध्य चैनल। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं जिसका नाम है अवशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो हो सकता है लिखने में थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो, थोड़ा सा आप देख लेना क्योंकि जल्दबाजी में हम करते हैं तो हो सकता है। कल जैसे मैंने देखा था, कल वाला जो वीडियो था उसमें भंजक आसवन था, भंजक आसवन, जिसको मैंने गलत लिखा हुआ था, तो उसको प्लीज इसी रूप में पढ़िएगा। उच्चारण वही हो रहा था लेकिन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत थी, लिखने में अशुद्धि थी। ठीक है, आज हम अवशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवशिष्ट होते क्या है। क्या होते हैं अवशिष्ट? सभी जानते हैं। जैसे हमें अपने शरीर के अंदर की बात करें तब भी हम उत्सर्जन की क्रिया में देखते हैं कि हमारे शरीर में वो सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। उनको यदि शरीर कुछ समय तक अपने पास में रख ले तो शरीर के अंदर विषैले दुष्प्रभाव में पड़ते हैं, इसलिए उनको बाहर निष्कासित करना अनिवार्य होता है। सेम ऐसे ही हमारा जो ये पर्यावरण है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, उसके अंदर भी इस प्रकार के बहुत सारे अपशिष्ट कारक हैं जो कि पृथ्वी तल पर होते हुए पूरे पर्यावरण को वो दूषित कर देते हैं। कैसे करते हैं वो सारा हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपशिष्ट की बात कर रहे हैं तो अपशिष्ट से अभिप्राय क्या है? वे पदार्थ जिनकी इस पृथ्वी तल पर या किसी मनुष्य या किसी भी जीव के लिए उपयोगिता नहीं है और वो पाए जाते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कारक कहते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। भले ही वो हमारे घर से निकले हुए ऐसे कारक हो जैसे कि कचरा वगैरह है या पॉलीथीन है, प्लास्टिक है या लोहे का कोई आइटम है, बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, भले ही अस्पताल से निकले हुए हो जैसे रुई है, पट्टी है या ग्लूकोज की बोतल है या फिर जो ये सिरिंज वगैरह है। इस प्रकार के जो कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि अनावश्यक रूप से उनका कोई निस्तारण हो रहा है नहीं हो रहा है, अनावश्यक रूप से मौजूद रह करके वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रत्येक जीव को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में इनका हम निपटारा कैसे कर सकते हैं? या अवशिष्ट कारक है उनको हम किस रूप में ले सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इसका प्रकार यानी अवशिष्ट कारक है वो कितने प्रकार की होती है? अवशिष्ट कारक दो प्रकार की होती है, एक तो होता है जैव निम्नीकरण और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण से अभिप्राय क्या होता है? जैसे कि कुछ ऐसे अवशिष्ट कारक होते हैं जिनको आसानी से अपघटित किया जा सकता है। अपघटन का मतलब कि जैसे पृथ्वी तल पर आ गए वो पदार्थ और उनका निस्तारण इजीली हो जाता है, वो तो होते हैं जैव निम्नीकरण। और अजैव निम्नीकरण से अभिप्राय होता है जैसे हम पॉलीथीन, बार बार हम कहते हैं पॉलीथीन पर पाबंदी है, पॉलीथीन को बंद किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो अजैव निम्नीकरण कारक है जिसका किसी भी प्रकार से निस्तारण नहीं किया जा सकता। यदि उसको जलाया भी जाएगा तो उसका कोई ना कोई अंश काफी लंबे समय तक इस पर्यावरण में मौजूद रहेगा, पूरी तरह से उसका निस्तारण संभव नहीं है। तो ऐसे अवयवों को हम किस में शामिल करते हैं? अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत हम उनको शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से ये बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे अवयव होते हैं, अवशिष्ट कारक होते हैं जिनका अवशिष्ट कारकों को अपघटित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन तो हम लेते ही हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन तो बैन है, फिर भी हम यूज में लेते हैं। कोई छोटी सी भी वस्तु हमें मार्केट से लेकर आनी है तो हम पॉलीथीन का ही सहारा लेते हैं, न कि हम जो कपड़े से बना हुआ है थैला है या बैग है उसको हम यूज में नहीं लेते, क्योंकि हमें आसानी हो गई है कि हम जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं और वो पॉलीथीन में डलवाकर सामग्री लेकर आ रहे हैं। तो हमारा भी तो कुछ दायित्व है कि हम भी तो उसके ऊपर कुछ रोक लगाए। ऐसे जो भी ऐसे शीतल पेय है या तेल है या बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो प्लास्टिक की बोतल में आते हैं, वो भी तो प्लास्टिक ही है। तो प्लास्टिक का क्या है? पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो सकता।
पूरी तरह से उसका अपघटन संभव नहीं है, इसलिए इनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। अब हम लेते हैं कि जो अपशिष्ट कारक है उनके स्रोत कौन कौन से हैं। अपशिष्टों के स्रोत से क्या बताएं कि जैसे हमारा घर है वो क्या है, अपशिष्ट का स्रोत है। अपशिष्ट के स्रोत घर से निकला हुआ कचरा है, कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले हम घरेलू की बात करें तो घरेलू कचरा मोस्टली हम घर में देखते हैं कि हमारे घर में जैसे पॉलीथीन की बात की थी, प्लास्टिक की बोतल की बात की है, या लोहे के कंटेनर्स होते हैं, ये सारे क्या है, घरेलू अपशिष्ट है, यानी घरेलू कचरा है जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। आजकल तो क्या हो रखा है कि घर घर कचरा उठाने वाले आते हैं, नगर पालिका के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है जो कि वो ट्रोला आता है और उसके अंदर वो कचरा उठा करके ले जाता है, यानी हमें उसमें डालना होता है, वो ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आसपास का जो एरिया है कम से कम वो तो सुरक्षित है, वरना मानव स्वभाव क्या है कि हमने कचरा अपने घर से निकाल दिया, निकालने के बाद में घर के दरवाजे के आगे साइड में डाल देते हैं, भले पड़ोसियों को उससे कोई दिक्कत हो या पड़ोसियों की बात नहीं है, हमें भी तो वो परेशानी में डाल रहा है। इससे एक तो झगड़ा हो रहा है पड़ोसी से, दूसरा हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी जानवर पशु आएगा उसको बिखेर देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने घर के अंदर से तो निकाल दिया लेकिन बाहर तो ढेर लगा दिया ना, बाहर तो गंदगी फैला दी। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी तो दायित्व बनता है कि इन अपशिष्ट कारकों को हम जो उचित व्यवस्था है उसी के अनुसार उसका निस्तारण किया जाना चाहिए, ये नहीं हम पड़ोस में फेंक दें। हमारा भी दायित्व बनता है कि जो व्यवस्थाएं की गई है उस व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं अपशिष्ट घरेलू, जैसे अभी बात की है लोहे के कंटेनर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम अपने काम में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर में भीड़ हो जाएगी, ये सामग्री और भी तो आएगी, उसको भी तो हम कहाँ रखने वाले हैं, तो क्यों ना इनको बाहर फेंक दें। कागज है, गत्ते हैं, सभी प्रकार के ऐसे कारक हैं जो कि हमारे घर के लिए वो अपशिष्ट है, हम उनको बाहर की तरफ फेंक देते हैं, तो ये हमारे क्या हुए, अपशिष्ट कारक है। ऐसे घरेलू कचरे के अंदर अगर हम सब्जियों को देखें तो उनके छिलके हैं वो भी तो अपशिष्ट कारक है, जबकि हमें पता है कि ये जो सब्जियों के छिलके हैं या फ्रूट के छिलके हैं उनको यदि हम खाद बना करके और जैसे खड्डा बनाए उसके अंदर उनको डाल दिया जाए, ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाए, कुछ समय बाद में उसमें जीवाणुओं के द्वारा ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी क्रिया होती है जिससे कि कंपोस्ट खाद जैसा अवयव यानी खाद हमें प्राप्त हो सकती है। जो हमारे घर के अंदर किचन गार्डन है या गमले के अंदर हमने पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं तो उसमें अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, यानी ऐसे अवयवों की पूर्ति उन पेड़ पौधों को करवाई जा सकती है जो कि हम घर बैठे हुए इसको अपना करके कर सकते हैं, कोई खर्चा भी नहीं है और घर के अपशिष्टों का निस्तारण भी कर सकते हैं। ऐसे नगर पालिका से जो कचरा निकलता है, नगर पालिका वो भी क्या है, एसआई नगर पालिका से, जैसे कि हॉस्पिटल से निकले वाले अवयव, घरों से निकलने वाले अवयव है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं या घरेलू उद्योग है उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट कारक है वो क्या कर दिए जाएंगे, नगर पालिका तक पहुंचेंगे, या जो अपशिष्ट कारक होते हैं जैसे कि मल है और है उनको भी क्या किया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो कि हमारे लिए या पृथ्वी तल के लिए वो उचित नहीं है, इस वायुमंडल के लिए वो उचित नहीं है। तो उचित प्रकार से या समुचित प्रकार से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये जो नगर पालिका से निकलने वाले अपशिष्ट कारक जो कचरा है उसका निस्तारण इजीली हो जाए, तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा, हम जीवों के लिए भी बहुत ही लाभदायक स्थिति बन जाएगी। नगर पालिका में और कौन से आते हैं, जैसे मकान है, पुराना मकान है उसको तुड़वा दिया तो उसका जो मलबा होता है वो भी तो ऐसे ही फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उसका भी कोई निस्तारण नहीं है। जबकि
सपोज कीजिए कि वो जगह जहाँ पर आपने वो मलबा डाला है वो दूसरे व्यक्ति भी अपने घर की तोड़ फोड़ करेगा, वहीं डाल देगा, तो इसका मतलब वहां पर एक ढेर बन जाएगा। वो ढेर बनने से क्या अभिप्राय होगा, क्यों हम वो भूमि को, उस जगह को रोक रहे हैं, क्यों उस जगह का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसका भी कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही उद्योग एवं खनन कार्य, उद्योग व खनन कार्य, खनन का मतलब क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, लोह है, तांबा है, जो भी ऐसी धातुएं हैं जिनको हम खोद करके यानी पृथ्वी तल की खुदाई करके उनसे प्राप्त करते हैं। कोयला भी खनन में ही प्राप्त होता है। तो उद्योग है और खनन का कार्य है, उनसे भी अवशिष्ट कार्य प्राप्त होते हैं। वो अवशिष्ट भी क्या होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उद्योग से संबंधित हम देखें तो जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़े उद्योग में हम क्या करते हैं कि कपड़े को बनाने के जो अवयव होते हैं उनको काम में लेते हैं, जैसे कि रेशा है, और रेशे को क्षारीय मेथड के द्वारा, क्षारीय पदार्थ के द्वारा उस रेशे को कोई शुद्धिकरण हो रहा है या रेशे से वस्त्र को निर्मित किया जा रहा है, तो ये जो अवयव है ये तो है नहीं कि सारे सारे रेशे काम में आ गए, सारा सारा क्षारीय पदार्थ काम में आ गए। कुछ ऐसे ठोस होंगे या लिक्विड अवयव होंगे जो कि उस उद्योग के अंदर यानी कपड़े उद्योग के अंदर वो अवशिष्ट रह जाते हैं। उनको फिर क्या किया जाता है, बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। बड़ी बड़ी जगह होती है वहां तो क्या होता है कि कोई नदी है पास में तो उसके अंदर उसको बहा दिया जाएगा, तो ये उसका पूरी तरह से निस्तारण नहीं है। कहने का मतलब कि ये बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं, जैसे रसायन बनाने वाले जो कारखाने हैं या फैक्ट्रियां हैं, वहां से तो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। कोयला खान से निकल रहा है तो सिर्फ कोयला ही थोड़ी ना निकलेगा, कुछ और भी अवयव निकलेंगे, उनको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। या कोयले के छोटे छोटे अंश होंगे जो ये सोचना मनुष्य ये सोचेगा कि ये हमारे उपयोगी नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ देता है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का जो एरिया है वो उससे अवशिष्ट कारक युक्त बन जाता है। ऐसे पेट्रोलियम उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, तापीय ऊर्जा संयंत्र जहाँ लगा हुआ है वहां भी इस प्रकार से, जैसे तापीय संयंत्र है तो राख बचेगी, कुछ गैसीय पदार्थ होंगे जो वायुमंडल में चले जाएंगे तो वो भी तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि उद्योगों से निकलने वाले होते हैं और अवशिष्ट के रूप में मौजूद होते हैं। रबड़ है, रबड़ उद्योग के अंदर रबड़ और उससे निकलने वाले बहुत सारे ऐसे अवयव होंगे जो कि अवशिष्ट ठोसीय प्रकार से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में पहचान बना करके रखेंगे। जो रबड़ या उच्च क्लोराइड है वो अपशिष्ट कारक के रूप में वहां पर मौजूद रहते हैं। उद्योग धंधे का हो गया। ऐसे कृषि जो कि पिछले 2-3 साल से हरियाणा में और दिल्ली में ऐसी समस्या बनी हुई है कि कृषि के जो अवशिष्ट कारक होते हैं, जिसको तूली या कुछ ऐसा जैसे फसल काट ली जाती है फिर नीचे का जो भाग होता है उसको वहीं पर छोड़ करके उसको जलाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं उसको इकट्ठा करके एक तरफ छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। वो जलाया जाएगा तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा, उसका धुआं रहेगा, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त होगी, तो वो क्या करेगी वायुमंडल में उससे ऑक्सीजन की कमी को बताएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी वहां पर मौजूद हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो श्वसन क्रिया है वो बाधित होगा। आप लोगों ने सुना होगा फोग, इस प्रकार से एक फोग क्या है, बादल जैसा संरचना, धुआं है, धुएं से जो आवरण बना हुआ है वो है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो धुएं वाला भाग है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो श्वसन क्रिया ऑटोमेटिक बाधित रहेगी। और ये स्थिति कहाँ बनी हुई थी, पिछले 2-3 साल से दिल्ली के लिए ये बहुत ही मुश्किल कार्य हो रहा था। एक तो वहाँ पर व्हीकल इतने हैं, दूसरा हरियाणा से और पंजाब में इस प्रकार के जो कृषि अवयवों को जला करके इस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा था। तो इन चीजों को निपटाना भी हमारे ही द्वारा है, हम उसका उचित व्यवस्था कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र,
है। चिकित्सा क्षेत्र से अभिप्राय जैसे हॉस्पिटल अस्पताल होते हैं, पट्टी की वो फेंक दिया, जो जैसे सपोज किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है, उसके एक पट्टी की हुई थी, उसको हटा लिया, नई पट्टी लगा दी, तो उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। सिरिंज है जो कि इंजेक्शन लगाया और उसके बाद में वो अपशिष्ट हो गया, ऐसे ग्लूकोज की बोतल है, वो भी क्या है, एक अपशिष्ट कारक है। तो ये चिकित्सा या हॉस्पिटल से निकलने वाले अपशिष्ट कारक है जो कि वातावरण को सीधे ही दूषित करते हैं। इसके निस्तारण के लिए आजकल तो क्या किया गया है कि अस्पताल जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के डिब्बे बनाए गए हैं, जिनमें जो भी अपशिष्ट कारक होते हैं उनकी एक वेराइटी होती है। उस वेराइटी को लिए हुए वो जो डस्टबिन होते हैं उनके अंदर सिर्फ वो ही कचरा डाला जाता है, जिससे उसका आसानी से कि इनको कहाँ पर छोड़ना है या किस प्रकार से उसका जैव न्यूनीकरण किया जा सकता है, तो उस प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे अपशिष्ट के स्रोत हैं जो कि मोस्टली हम सभी जानते हैं। तो ये सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे अपशिष्ट कारक निकलते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। अब अपशिष्ट से होने वाले नुकसान, यानी कि अपशिष्ट कारक थे और इनसे नुकसान क्या होता है, जैसे वातावरण प्रदूषित होता है, यानी अपशिष्ट के नुकसान। सबसे पहले हम एक बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय क्या है, ऐसे अपशिष्ट कारक है जो कि पर्यावरण में उपस्थित रह करके उस पर्यावरण की शुद्धता में कमी ला देते हैं, तो वो अपशिष्ट कारक क्या कहलाएंगे, प्रदूषक कहलाएंगे। तो पर्यावरण को क्या कर देंगे, वो प्रदूषित कर देंगे। अब पर्यावरण प्रदूषित है तो प्रत्येक जीव जो उस पर्यावरण से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भी क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यावरण प्रदूषण है अपशिष्ट से। ठीक है, दूसरा जैव न्यूनीकरण, यदि होता है तब तो क्या हो जाएगा कि वो जो अपशिष्ट कारक है उससे किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। लेकिन एक क्रिया हमने ली है अजैव न्यूनीकरण, इसमें क्या होता है कि जब अपशिष्ट का किसी प्रकार से अपघटन नहीं होता है तो वो वातावरण में उपस्थित रह करके पर्यावरण में उपस्थित रह करके, जैसे हम प्लास्टिक की बात करें तो वो भूमि प्रदूषण को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ये जो अपशिष्ट कारक होते हैं ये क्या करते हैं, जो वातावरण है उसके अंदर ऐसे जहरीली गैस भी मुक्त करते हैं जो कि वातावरण में दुर्गंध का कारण बन जाते हैं, यानी बदबू आती है। जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि दुर्गंध फैलाने वाली होती है, इन अपशिष्ट कारकों से ही बनती है। ऐसे ग्रीन हाउस गैस है CH4 है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करते हैं, पूरे डायरेक्ट वातावरण में चले जाते हैं। अब वायुमंडल में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो पेड़ पौधे हैं उन पर और जो जंतु हैं उन पर सीधा प्रभाव डालती है। तो ऐसी स्थिति में ये अवयव अपशिष्ट कारक के रूप में है। यदि इनको समुचित तरीके से काम में लिया जाए तो ऐसी स्थिति में जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को हमें कम कर सकते हैं। मीथेन के बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से संयंत्र लगा करके हम इसको पुनः उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे जो हॉस्पिटल से निकलने वाले जो अपशिष्ट कारक होते हैं जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जिसके अंदर लोहे की जैसे ब्लेड होती है या मैंने बात की प्लास्टिक की बोतल है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार से उनको जलाने से दुर्गंध या वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण
प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे स्थिति में इनको भी निस्तारण करने के लिए कोई ना कोई समुचित या उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे संक्रमित सुइयां हैं, यदि उनको छोड़ दी जाए या जलने पर निकलने वाले धुएं से कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। संक्रमित सुइयां, जब वो संक्रमित सुई है, सपोज कीजिए, और उसको जला रहे हैं तो कोई वायरस हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर वो वायरस पहुंच जाए, और वो वायरस पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को वो संक्रामक रोग हो जाएगा। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है तो हम कितने सावधानी रखते हैं, बार बार हम हाथ को धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, या उसका धोने का तरीका ही अलग है। तो ये चीजें हम अपने लिए अपना रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने वाली कोई भी ऐसे जैसे पट्टी है या फिर सिरिंज है, वो तो ऐसे फेंका जा रहा है, कचरे के साथ वो फेंका जा रहा है, उससे भी तो किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये शरीर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाए। ऐसे लंबे समय तक जो भी ये पृष्ठ से जुड़े हुए अवशिष्ट कारक हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में प्रदूषण को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, फिर से अपशिष्ट। अब जला दिया तो आसपास के क्षेत्र में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, जो कि शरीर को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जंतु को या किसी भी पादप को वो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक है या पेट्रोलियम पदार्थ है, उनको जलाने से भी क्या होगा, ऐसे इसी प्रकार से कोई हानिकारक या विषैली गैस का उत्सर्जन होगा जो कि डायरेक्ट जीवों के शरीर पर प्रभाव छोड़ता है, तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ज्यादा संपर्क में आने पर, प्लास्टिक सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो है, इस प्लास्टिक से एक अवयव निकलता है थैलेट से, जो कि खून के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। थैलेट, प्लास्टिक से थैलेट, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर इसके संपर्क से इसकी मांग बढ़ जाती है ब्लड। ऐसी स्थिति में जिस महिला को, यानी गर्भवती महिला है, उससे उसके शिशु मिल जाएगा और इस शिशु का विकास क्या हो जाएगा, रुक हो जाएगा। यानी शिशु के विकास से ये डायरेक्ट इफेक्टिव बना रहा है, उसको डायरेक्ट इफेक्टिव बना रहा है। कौन बना रहा है, थैलेट्स। थैलेट्स किससे, प्लास्टिक से। प्लास्टिक के संपर्क में ज्यादा समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो उसके ब्लड में थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि गर्भवती महिला होगी, उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर ये डायरेक्ट क्या करती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। तो ऐसे स्थिति में शिशु का विकास क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा ही एक और अवयव है जिसको बिस्फेनॉल कहा जाता है, प्लास्टिक से ही बिस्फेनॉल, फिनॉल, एक कारक है जो कि व्यक्ति के जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज कौन सी है, जो लैंगरहैंस अग्नाशय ग्रंथि, उस अग्नाशय ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को डायरेक्ट क्या करती है, प्रभावित करती है, जिससे इंसुलिन जो है उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी व्यक्ति को मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है, एंजाइमों में असंतुलन की स्थिति आ जाती है। तो ये एक ऐसा, इन चीजों को विशेष नोट करके रखना, ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी अच्छे प्रश्न है। थैलेट्स और बिस्फेनॉल ये ऐसे कारक अवयव हैं जो कि शरीर के अंदर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं।
ये तो नॉर्मली, अब नॉर्मल चर्चा और करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक यदि नाली के अंदर जमा हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, फिर से पानी निकल रहा है, उस नाली में जा रहा है, तो नाली से फिर आगे की तरफ उसका प्रवाह है रुक जाएगा। अब नाली के अंदर ये जमा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोगाणुओं की उत्पत्ति हो जाएगी, रोगाणुओं की उत्पत्ति हो जाएगी, और रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक जो है वो यदि पशु खा लेते हैं, पशु के खाने से उस पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमने देखते हैं, बहुत सारे पशुओं को भी ऐसा आपने देखा होगा कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है, प्लास्टिक की थैली खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार से प्रभाव है जो कि इस प्लास्टिक से, देखो कितना महत्वपूर्ण हमने देखा है, प्लास्टिक को जलाया जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, वायुमंडल के अंदर ये विषैले प्रभाव को छोड़ देगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक ऐसे अवशिष्ट है जिनके कारण जो महानगर है, महानगर या बड़ी जो सिटीज है वहां पर क्या होते हैं, गंदी बस्तियां बनती हैं। गंदी बस्तियों का मतलब क्या है, जहाँ कचरे के लिए जगह जगह है, क्योंकि बड़े जो महानगर है या बड़ी सिटी होती है वहाँ कचरे के निस्तारण के लिए कोई जगह ही नहीं है जिसको प्रॉपर जगह पर पहुंचाया जाए या वहां पर कोई उसका निस्तारण किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी बस्तियां हैं जहां पर इन कचरों को डाल दिया जाता है, गंदी बस्ती बन जाती है, और आसपास में जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनके लिए क्या होता है, डायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ता है, यानी शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, कमजोर होंगे, ऐसा लगेगा जैसे कुपोषण के शिकार हो, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि वो उस गंदी जगह में रह रहे हैं, गंदी बस्ती में रह रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अपने राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनके अंदर इस प्रकार से गंदी बस्तियों का विस्तारण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियां खूब हो गई, अपशिष्ट खूब सारे हो गए, घरों के अंदर से भी कचरा खूब सारे, आबादी ज्यादा होगी तो कचरा ज्यादा होगा घरेलू, और घरेलू कचरा होगा उसको कहाँ फेंका जाएगा, बाहर कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह बना ली जाएगी, वहां पर फेंक देंगे। वहां पर फेंकने का मतलब क्या होगा, वहां उसके ढेर लग गए और वो एक गंदी बस्ती के रूप में विकसित हो जाता है। अब है कि ये जो अपशिष्ट कारक है इनका हम प्रबंधन कैसे करें। ठीक है, प्रबंधन का मतलब क्या है कि ये जितने भी हमने देखा है अभी, इन दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं, जैसे इस अपशिष्ट का प्रबंधन करके, यानी अपशिष्ट को ऐसे मोड पर ला दिया जाए कि इनका निस्तारण प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो कुछ हद तक ऐसे कंडीशन से हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट का निपटान करने के लिए या अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनके प्रबंधन के लिए एक भारत सरकार ने एक समिति को गठित किया था जो कि शिव ब्राह्मण समिति है का प्रबंधन। इसके लिए एक समिति बनी थी, समिति थोड़ी बहुत ये लिखने में अशुद्धियां रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। भारत सरकार के द्वारा शिव ब्राह्मण समिति जो कि 1975 में बनी, शिव ब्राह्मण, जिसके अंदर कचरे का निस्तारण कैसे या जो अपशिष्ट कारक है उनका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उनसे होने वाले नुकसान से हम अपने आप को या समस्त जो प्राणी जगत है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, जीव जगत को हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय या तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े कूड़ेदान हैं, इस समिति के अनुसार बड़े बड़े कूड़ेदान बना लिए जाए, या जो मानव द्वारा अपशिष्ट मलमूत्र निष्कासन है
उसकी उचित व्यवस्था हो, या नगर से कूड़ा करकट निकल रहा है उसकी भी प्रॉपर तरीके से अपशिष्ट का निस्तारण हो सके। तो ऐसे व्यवस्थाएं करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अब अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके कौन कौन से, यानी ये प्रबंधन है इसके तरीके कौन से हो सकते हैं, ये तरीके हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है भूमि भरपाव। नाम से पता चल रहा है भूमि भराव। भूमि भराव से क्या अभिप्राय है, यानी भूमि के अंदर खड्डा बना लेना और उसके अंदर अपशिष्ट कार्बन को डाल देना। उससे क्या होगा, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर दाब बढ़ेगा कचरे के ऊपर। देखिए उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। जब उसके ऊपर दाब बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें आपस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होकर के कुछ तरल पदार्थ बनेंगे, कुछ ठोस पदार्थ रह जाएंगे, कुछ गैसीय पदार्थ में बनेंगे जैसे नाइट्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस प्रकार की गैसें बनकर के ये क्या हो जाएंगे, वायुमंडल में आ जाएंगे। तो इनका प्रबंधन करने के लिए कि इस अपशिष्ट को पूरी तरह से ही भूमि भराव के अंदर कैसे स्थापित किया जाए, एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसको पूरी तरह से कचरे से भर करके मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे अंदर ही अंदर जो मैथेन गैस है उसका रिसाव होता है। तो उसको एक ऐसे पाइपलाइन से जोड़ दिया जाए या एक ऐसा गैस संयंत्र स्थापित कर दिया जाए जिससे कि विद्युत उत्पन्न की जा सके, विद्युत उत्पन्न की जा सके। तो यदि ऐसी व्यवस्था होती है तो हमारे लिए कितना सुगम काम हो जाएगा। विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है, विद्युत उत्पादन किससे बढ़ रहा है, उस कचरे से, उस अपशिष्ट से जिसको हम भूमि भराव के अंदर भर दिया था, उससे निकलने वाले अपशिष्ट कारकों से। तो ऐसी स्थिति में हम विभिन्न प्रकार से इनको उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा है भस्मीकरण। भस्मीकरण से क्या अभिप्राय है, भस्म बनाना यानी राख बना देना। जब कचरे को जलाया जाता है तो राख बनी। अब ये भस्मीकरण किया जा रहा है तो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे व्यवस्था होती है, बड़े लार्ज स्केल पर ऐसी व्यवस्थाएं होती है जहाँ पर कचरे को जलाया जाता है और वहां से निकलने वाले जो अवयव होते हैं उन अवयवों से, जैसे गैस प्रदूषक होते हैं, उनके उत्सर्जन से अपशिष्ट का निष्पादन और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जो कि एक विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये विवाद भी नहीं बने और जो कचरे है उसका निस्तारण भी प्रॉपर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका भस्मीकरण बिल्कुल सोच समझ करके किया जाता है। ये भस्मीकरण की जो क्रिया होती है यानी अपशिष्ट का निस्तारण होता है, जापान में सबसे पहले किया गया। तो जापान में आज भी इसी के द्वारा कचरे का निस्तारण होता है। लेकिन जापान के पास में क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि कोई अपशिष्ट या विषैले पदार्थ निकल रहे हैं तो उनको वो पुनः जो विषैले गुण है उसको निष्पादित कर देते हैं, यानी उसकी क्रिया को क्या कर देते हैं, वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया ऐसे करवा देते हैं जिससे कि वो विषैलापन उसका नष्ट हो जाए, विषैली स्थिति उसकी कम हो जाए। तो ये ऐसी भस्मीकरण की जो क्रिया है इससे इजी मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत बड़ी जगह चाहिए और यही कारण है कि जापान के अंदर इसको अपनाया जाता है, क्योंकि जापान में इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पर ये भूमि भराव किया जा सके। इसलिए इसमें जगह कम होने के कारण, जगह कम आवश्यकता होती है, तो भस्मीकरण के द्वारा कचरे का निस्तारण किया जाता है या अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारित किया जाता है। जब इसको जलाया जाएगा गैस भी निकलेगी, द्रव पदार्थ भी निकल सकता है, ताप भी उत्सर्जित होगा और वातावरण के अंदर जो आसपास का एरिया वहां पर राख भी बच जाती है। तो सभी प्रकार से राख का उपयोग किया जा सकता है, उस वस्तु को काम में लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये छोटे पैमाने पर भस्मीकरण की क्रिया के द्वारा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है। पुनर्चक्रण सबसे महत्वपूर्ण। पुनर्चक्रण क्या होता है, रिसाइक्लिंग होते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, 3R लेते हैं। 3R का मतलब क्या होता है, रीयूज,
रिड्यूस और रिसाइकिल। रीयूज का मतलब क्या है, जैसे टिन के कंटेनर है, लोहे के डिब्बे हैं, ये हमारे घर में उपस्थित है, इनको हम वापस काम में ले सकते हैं, यानी कोई सामान रखने के लिए उसको उपयोग में ले सकते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जो हानिकारक पदार्थ है उनका कम से कम उपयोग किया जाए, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, हमें पता है वातावरण को ये डायरेक्ट इफेक्टिव बनाता है, तो उसको अगर हम कम उपयोग में लेंगे तो इजीली हम उसको पुनर्चक्रण में शामिल कर सकते हैं। रिसाइकिल यानी कांच है या लोहा है, लोहा कचरे बीनने वाले आते हैं, कचरा उठाकर ले जाते हैं, अखबार है, रद्दी, कागज है या फिर लोहे की पुरानी वस्तुएं उनको लेकर जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, यानी नए सांचे में उनको ढाल करके नए स्वरूप उसको दे दिया जाता है, जिससे कि इजीली किसी व्यक्ति के लिए वो उपयोगी भी बन जाता है। ठीक है, फिर है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है, रासायनिक क्रिया का मतलब होता है कि जब हम कचरे को जला रहे हैं या कचरे में से कुछ ऐसे पदार्थों को हटा रहे हैं जो कि रासायनिक क्रिया के द्वारा इजीली उनका निस्तारण हो सकता है या इजीली उन अपशिष्ट कारकों को हटाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार से जो उनसे निकलने वाले हानिकारक पदार्थ है उनकी हम कमी कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक क्रिया के द्वारा है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी उपाय दिए हुए हैं, जैसे कि गहरे समुद्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, फैक्ट्रियों से संबंधित रासायनिक पदार्थ है या जो भी अपशिष्ट कारक आते हैं उनको उसमें भेज दिया जाता है, तो उस समुद्र की वो सफाई प्रॉपर हो या समुद्र में वो कचरा आए उससे पहले उसका कोई ना कोई प्रॉपर निस्तारण हो करके वो अपशिष्ट कारक जो उसमें अशुद्धियां हैं उनको वहीं पर रख लिया जाए और फिर उस जल के अंदर उसको प्रवाहित किया जाए, तो काफी हद तक इस समस्या से निपटारा मिल सकता है। दूसरा है जैसे कि पशु है, पशु मर जाते हैं, उनके अवशेष होते हैं, हड्डियां हैं या उनके खून है या कोई पक्षी मरा है तो उसके पंख हैं, उनको क्या किया जाता है, वसा में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि साबुन बनाने के उपयोग में उसको लिया जा सकता है। अभी पिछले दिनों में एक ऐसा वीडियो देखने को मिला कि जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं आजकल मोटे मोटे जो मोती से बने हुए होते हैं उनके आभूषण पहनते हैं, तो वो आभूषण किससे बने हुए हैं, इन पशुओं की हड्डियों से बने हुए हैं, जिनको वो पॉलिश कर देते हैं और पॉलिश करके फिर विभिन्न प्रकार से उनको विभिन्न आकार में ढाल करके एक नए स्वरूप में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वहां पर वो हड्डियां समाप्त हो रही हैं, एक तरफ से उसका पुनः उपयोग हो रहा है एक नए रूप में। कूड़े करकट है, कूड़ा है, कचरा है, जो भी घरों से निकला हुआ सामान है, भूमि प्रभाव के अंदर हमने देखा तो उसको उच्च दाब पर दबा करके एक ईंट को बनाने का कार्य भी किया जा सकता है, यानी उससे ठोस ईंट को बनाया जा सकता है। ऐसे ही मलमूत्र होते हैं जो घरों से निकल करके कोई एक जगह पर ला करके सीवरेज होते हैं वहां पर उनको डाला जाता है, तो वो सीवरेज जो गंदा जो मलमूत्र वाला अपशिष्ट है उस सीवरेज का क्या किया जाता है, उसको शुद्धिकरण करके यानी उसको ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है जो कि खेत के अंदर या कृषि वाली जगह के अंदर यदि उसको छोड़ा जाए उसको शुद्ध करके तो वो उर्वरकता के रूप में बहुत अच्छा फायदा देता है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जानी चाहिए जो कि इजीली कचरे का निस्तारण कर सके। अपशिष्ट कारक होते हैं, इनसे प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए कोई मास्टर प्लान होना चाहिए जिससे कि सभी के लिए वो उसमें जुड़ना जरूरी है और जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का अगर सहयोग रहेगा तो इस समस्या से इजीली हम निपटारा कर सकते हैं। सर्वाधिक आवश्यक क्या है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में सुधार, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले अपशिष्ट कारक लिए थे उसमें हमने देखा था
कि घर का कचरा है वो पड़ोसी के घर के आगे डालकर आ गए, यानी हमने निकाल दिया लेकिन पड़ोसी के घर के आगे डालकर आ गए। तो ये क्या है, मानव का व्यवहार है जो उचित नहीं है। यदि वो ये समझे कि ये कचरा है, मेरे लिए भी नुकसानदायक है, तो पड़ोसी के लिए भी है, पशुओं के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है, इस पर्यावरण के लिए भी है, तो ऐसी स्थिति में उस कचरे का निस्तारण होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सारे आज हमने एक ऐसे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जिसमें अपशिष्ट और इसका प्रबंधन दिया हुआ था। बहुत ही इजीली तरीके से ये दिया हुआ है आपकी बुक में, और पूरा थ्योरेटिकल है। इसको अपने शब्दों में, अपने नोट्स में बना सकते हो और बना करके इसको तैयार कर सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। वो दिन दूर नहीं जब आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता बहुत जल्दी बहुत अच्छे नंबरों के साथ मिलने वाली है। तो ये प्रयास अपना निरंतर जारी रखेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।